हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विज्ञान के सुपर 40+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका ये पार्ट नंबर 3 है। इस श्रृंखला में आपके जो भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं और हम लोग उन्हीं का समग्र अध्ययन करने वाले हैं इस श्रृंखला के माध्यम से। आइए हम लोग अपने टॉपिक से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, टॉपिक से जुड़ने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। और हमने एक क्वेश्चन अपनी लास्ट स्लाइड में छोड़ा था जिसका कुछ लोगों ने आंसर देने का प्रयास किया है कमेंट के माध्यम से और उनका आंसर सही भी है। क्वेश्चन था आपका कि उड़ने वाले स्तनपायी का नाम क्या है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़, जिसे हम लोग इंग्लिश में पैट के नाम से जानते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका दिया गया है कि जो हमारी रेड बुक होती है, रेड डेटा बुक नामक पुस्तक में किसका विवरण दिया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को क्वेश्चन ये इन्वायरमेंट में और साइंस दोनों में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे साइंस का अध्ययन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रखना ज़रूरी था। तो आइए हम लोग इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि हमारी रेड डेटा बुक क्या होती है और इसमें किसका विवरण दिया जाता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इसमें संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं के बारे में चर्चा की जाती है या इनका विवरण दिया जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन जाता है कि जो रेड डेटा बुक होती है उसे जारी कौन करता है। तो हमारी एक संस्था है IUCN नाम से। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीधा सीधा फैक्ट में फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है। इसी के द्वारा आपका रेड डेटा बुक जो है वो जारी की जाती है। यहाँ पे देखिए आपका एक और अलग से फैक्ट दिया गया है कि रेड डेटा बुक जो होती है वो IUCN के द्वारा प्रथम बार 1948 में प्रकाशित की गई थी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो IUCN संस्था है हमारी, उसके द्वारा प्रथम बार जो रेड डेटा बुक का है वो प्रकाशन कब किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। आप लोग प्रश्न नंबर 1 अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे आपका दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वह किस भाग में उपस्थित है। देखिए आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। इसके बाद आप लोगों से इसी में अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है वो किस भाग में पाई जाती है। तो आइए हम लोग एक एक करके उनको देख लेते हैं। सबसे छोटी हड्डी का नाम है हमारे स्टेपीज और किस भाग में आपकी पाई जाती है। तो वो आपके कान में यानी ईयर में पाई जाती है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे आपका दिया गया है कि हमारे शरीर के ऐसे मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो भी लोग रेलवे NTPC एग्ज़ाम दे रहे हों तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये साबित होने वाला है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपके 2 ऊतक कौन कौन से हो जाएंगे? आपके नाखून और आपके आइज़ की कार्निया। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देखिए आपका दिया गया है कि सबसे स्थिर परिस्थिति तंत्र कौन सा होता है या कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आंसर दिए जाते हैं कि आपका यहाँ पे महासागर दे दिया जाएगा, आपका घास स्थल दे दिया जाएगा, इसके बाद आपका पर्वत के बारे में यहाँ पे आंसर में दे दिया जाता है। तो आप लोगों को बताना होता है कि इनमें से सबसे जो स्थिर परिस्थिति तंत्र है वो आपका हो जाएगा महासागरों का। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया गया है कि सामाजिक वानिकी क्या है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर पौधों को लगाना व उनकी देखभाल करना आपका सामाजिक वानिकी कहलाता है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ।
प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आप लोगों से सीधा फैक्ट में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है। आप लोग अगर एसएससी दे रहे हैं, इसके बाद आप एसएससी में सीजीएल हो गया, आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम अभी हाल ही में जो लगने वाला है, इसके बाद आप साइंस से रिलेट करते हुए जो भी आपके एग्जाम हैं अगर आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से देख लेंगे कि जो हमारी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क आपका एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है जो आपके भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो उत्पाद पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी पर्यावरण को उनसे क्षति नहीं पहुंचने वाली होती है, उन्हें ही इको मार्क भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह एक प्रकार का चिन्ह होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 8 आपका यहाँ पे दिया गया है, 2 अलग अलग समुदायों के बीच का संक्रमण का क्षेत्र कहलाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकोटोन। आपका इन्वायरमेंट और साइंस दोनों में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इकोटोन हमारा होता क्या है। हम लोग मोटा मोटा अगर देखते हैं तो जैसे ये हमारा कोई शहर हो गया यानी कानपुर हो गया, इसके बाद ये आपका यहीं पे नियर पे आपका कोई गांव हो गया यानी विलेज हो गया, तो यहाँ की जो जनसंख्या हो जाती है आपकी या वनस्पतियाँ हो जाती हैं, और इधर की यानी कानपुर शहर की जो भी आपकी जनसंख्या या वनस्पतियाँ जीव जंतु जो भी होते हैं, तो इनके बीच में एक संक्रमण क्षेत्र यानी इधर की जो संस्कृति और कल्चर जो होता है यानी रहन सहन जो होता है, और शहर का आपका जो रहन सहन कल्चर जो भी आपका होता है, तो वो एक जगह पे आप आके आपस में क्लैश करते हैं। तो यही क्षेत्र आपका जो होता है ये आपका इकोटोन कहलाता है। आप लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे कि हमारा इकोटोन क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। और यहाँ पे देखिए इसके अतिरिक्त जो एग्जाम्पल ऐड किए गए हैं, उदाहरण ऐड किए गए हैं, हम लोग उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण आपका दिया गया है, नदी और घास के मैदान जहाँ आपस में मिलते हैं। और इसके बाद आपका उदाहरण 2 दिया गया है, पर्वत और घाटियों के जहाँ पे मिलने का स्थान होता है वो आपका इकोटोन कहलाता है, क्योंकि यहीं पे आपकी जो जैव विविधता होती है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों तरफ के आपके जो जीव जंतु होते हैं वो काफ़ी मात्रा में एक जगह पे एकत्रित होकर एक दूसरे के प्रति संक्रमण का क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 9 आपका दिया गया है, किस पौधे में बीज तो होता है पर फल नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि वो हमारा पौधा क्या होता है, उसका नाम है आपका साइकस। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी प्रश्न नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 आपका दिया गया है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। लाल रुधिर कणिकाओं को आपको आरबीसी नाम से जाना जाता है, यानी रेड ब्लड सेल के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, और इनका जो निर्माण होता है आपका बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपका यहाँ पे दिया गया है, सिनकोना के पौधे के तने की छाल से प्राप्त की जाती है क्या। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी कुनैन होती है वो आपके सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है, जो आपके मलेरिया की दवा बनाने में काम आती है। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे आपका दिया गया है, यानी प्रश्न नंबर 12, कौन सा सांप घोंसला बनाता है। तो आपका जो किंग कोबरा होता है वो आपका घोंसला बनाता है। आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 13 दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं सीधा सीधा फैक्ट वहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे दिया गया है आपका कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का कार्य कौन सी रक्तवाहिनी करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शिराएं। यहाँ पे आप लोगों को कई बार जो
कन्फ्यूजन होता है देखने को मिलता है। आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते हैं, एक आपका शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का कार्य करता है और एक आपका हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने का कार्य करती हैं। तो उन्हीं के बीच में आप लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने कोशिश की है कि एक साथ में उन क्वेश्चनों को ऐड कर दूं जिससे आप लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। देखिए नीचे का जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये दिया गया है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, यानी उसका नाम क्या है आपका धमनी। तो जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग शिरा के रूप में जानते हैं, और जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने का कार्य करते हैं तो उन्हें हम लोग धमनी रक्तवाहिनी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपका यहाँ पे दिया गया है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊष्मा का सुचालक है। अच्छा, सुचालक क्या होता है? सुचालकों में हमारी विद्युत जो होती है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इसी का विपरीत आप लोगों ने सुना होगा कुचालक। कुचालकों में आसानी से विद्युत प्रवाह नहीं होती है। जैसे आपकी लकड़ी होती है तो लकड़ी में आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे आपका दिया गया है, सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो आपका कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना जाता है? तो आपका हो जाएगा ड्रिप सिंचाई, यानी जो बूंद बूंद करके सिंचाई आपके पौधों में की जाती है वो तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 आपका यहाँ पे दिया गया है कि मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। सीधा सीधा फैक्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कई बार देखने को आप लोगों को मिला होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछलियों में। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और प्रश्न नंबर 19 देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पे आपका दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। ये लास्ट जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला था, और जो भिन्न एग्जाम यानी कई प्रकार के एग्जाम आप लोगों के हो चुके हैं। एनटीपीसी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे के जो इसके पहले भी एग्जाम हो गए हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7.4 पीएच होता है रक्त का। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पे दिया गया झूठा सोना कहा जाता है, यानी इसको हम लोग फूल गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका आयरन पाइराइड्स अथवा आयरन सल्फाइड को हम लोग झूठा सोना के नाम से जानते हैं। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपका कह रहा है मनुष्यों का रक्त लाल किस कारण से होता है, यानी आपको कारण बताना है कि मनुष्यों का जो रक्त होता है वो लाल कलर का क्यों होता है, क्या रीजन है उसका। तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है वो लाल कलर का दिखाई पड़ता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 आपका यहाँ पे दिया गया है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। सेम इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, तो मैंने कोशिश की है एक साथ इन क्वेश्चनों को देने की ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन का सामना न करना पड़े। देखिए नीचे का जो क्वेश्चन है आपका हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आपका हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग मापते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। हाइग्रोमीटर से आपकी आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से आपका घनत्व मापा जाता है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे आपका दिया गया है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आपके बॉडी में यूरोक्रम नाम का एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के लिए बन जाता है। दिया गया है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू का, यानी ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ।
प्रश्न नंबर 26 यहाँ पे आपका दिया गया है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सीधा सीधा फैक्ट में ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेलुलोस, या इसको हम लोग सेलुलोस के नाम से जानते हैं, जो हमारा प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 यहाँ पे आपका दिया गया तंत्रिका तंत्र की इकाई है। सीधा सीधा फैक्ट में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्योंकि वनडे जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जरूर जाता है। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 28 आपका दिया गया है, कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए जो होता है वो हमारे यकृत में संग्रहित होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। सीधा सीधा फैक्ट में इसका फुल फॉर्म आप लोगों से एक नंबर में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग एलपीजी का पूरा नाम देख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। और इसके बाद हम लोग एलपीजी में कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसमें पाई जाने वाली कौन कौन सी गैसें हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कि एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पाई जाती हैं। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, किस गैस से सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से। तो आप लोग इनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे से इनको आप लोग देखते चलें। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सड़े अंडे जैसे गंध जो होती है वो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देती है। इसका आणविक सूत्र क्या होता है? H2S। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 यहाँ पे आपका दिया गया है, पेंसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो उनका नाम आप लोगों को बताना है कि पेंसिलिन के आविष्कारकर्ता कौन थे। तो उनका नाम है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या होता है। इंपॉर्टेंट इसको आप लोग कर लीजिएगा। कोई भी बड़े स्तर का आप लोग एग्जाम दे लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों से वन लाइनर एग्जाम भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो सांस लेने की गति जो होती है वो हमारी बढ़ जाती है, यानी हम लोग जल्दी जल्दी सांस अपनी लेने लगते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। सीधा सीधा फैक्ट में ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो इस वीडियो में क्वेश्चन आपके ऐड किए गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी आपके एग्जाम हो वो आपसे वहाँ पे क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। प्रोटीन के पाचन में जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो सहायता करता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है। मैंने इसके पहले स्लाइड में भी आप लोगों से बताया था कि ये जो अयस्क होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पेपर में आप लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है। तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक का। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 यहाँ पे आपका दिया गया है, धनुष टंकार बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि जो हमारी धनुष टंकार बीमारी होती है उसी को हम लोग टेटनस के नाम से जानते हैं। आप लोगों का ये हिंदी फॉर्मेट है और कई बार आप लोगों के इंग्लिश में ना देखने की वजह से एग्जाम पेपर में आपका क्वेश्चन सीधा सीधा वहाँ से गलत हो जाता है, जबकि आप लोगों को इसका आंसर पता होता है। तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों को देख करके ही अपना आंसर एग्जाम पेपर में देने का प्रयास करें। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि जो धनुष टंकार बीमारी होती है इसके बचाव के लिए हमारे ATS इंजेक्शन दिया जाता है। ATS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एंटी टॉक्सिन सीरम। जो इंजेक्शन होता है वही हमारा बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 यहाँ पे आपका दिया गया है कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है।
इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। आप लोगों के आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जो हवाई जहाज़ में ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग आपका नारंगी होता है। अच्छा, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यानी ब्लैक बॉक्स का कार्य क्या होता है आपका, तो ये हवाई जहाज़ में आपके पीछे ये लगा दिया जाता है और ये उड़ान से संबंधित जो भी आपकी जानकारी होती है इसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। या आपका प्लेन कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो संपूर्ण जानकारी उस ब्लैक बॉक्स में आपके अपने आप से रिकॉर्ड हो जाती है और वो प्लेन के क्रैश होने के बाद भी उसमें कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। इसलिए आपका जब भी प्लेन क्रैश हो जाता है तो सबसे पहले आपका ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है, जिससे ये पता किया जा सके कि जो हमारा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो किस कारण से हुआ है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 देखिए आपका दिया गया है, ट्यूबलाइट में हरे प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा आप लोगों के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिंक सिलिकेट का हम लोग ट्यूबलाइट में हरे प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 आपका दिया गया है, लाल और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग प्रतीत होता है। तो आपका जब लाल और हरे रंग को यानी रेड और ग्रीन को हम लोग मिक्स करते हैं तो आपका यहाँ पे ब्लैक रंग दिखाई पड़ता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 आपका यहाँ पे दिया गया है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपका जो वायु की गति होती है वो आपके एनीमोमीटर यंत्र से मापी जाती है। आप लोग अच्छे से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 40 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 आपका दिया गया है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि केपलर जी द्वारा ग्रहों की गति के नियम की खोज की गई थी। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 41 की तरफ। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो जो आपकी हल्दी होती है वो एक गांठ के प्रकार में होती है और वो आपके तने से प्राप्त की जाती है, यानी पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त की जाती है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42 देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो सभी लोगों को पता होगा कि जो मनुष्य के शरीर में खून शुद्धि की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग डायलिसिस के नाम से जानते हैं। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी 40 प्लस क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसका एंड होता है। और आप लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पे दे जाऊँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट के माध्यम से मुझे देने का प्रयास करेंगे। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, कोशिका का सुसाइड बैंक किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि कोशिका का सुसाइड बैंक किसे कहा जाता है। आई होप आप लोग कमेंट के माध्यम से वहाँ पे उत्तर देने का यानी इसका आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए बढ़ते हैं। और हाँ, इसी के साथ हमारी सीरीज का एंड होता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ में। और आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत आगे तक ले जाएंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे। चलिए आप सभी के शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।